A very good evening to you all, and I hope that you all are good. So, as you all know that we are here for the third chapter of science, that is the atoms and molecules. Let's continue the discussion, and I hope that you people are studying at home, है ना? जहाँ तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वहाँ तक तुम लोगों ने कर लिया है ना? ओके चलो ठीक है। तो लास्ट डे हम लोगों ने बहुत कुछ डिस्कस किया था, बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने एक्चुअली रेज किए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने रेज किया था कि एटम क्या हो सकता है, एटम का क्या प्रॉपर्टीज हो सकता है, एटम का क्या चार्ज हो सकता है, एटम का मूवमेंट कैसा हो सकता है, एटम कहाँ रहता होगा, है ना, एंड एटम कैसे बिहेव करता होगा। बहुत सारा क्वेश्चन था हमारे पास कि जो एटम वर्ड है ये एटम है क्या, व्हाट इज दिस एटम, है ना। तो जैसा कि मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में ही बताया था कि एटम को लेके बहुत सारे जो है वो माइंडसेट्स थे, बहुत सारे लोग जो है इसके बारे में सोच रहे थे, बहुत सारे रिसर्च कर रहे थे। तो अगर है ना एक ही चीज़ को लेके बहुत लोग सोचेंगे तो अलग अलग रिजल्ट्स निकलेगा, है ना। मतलब हर एक लोग का अपना सोचना है, अपना एक रिसर्च है, तो अपना एक कंक्लूजन है, तो अपना एक रिजल्ट भी है ना। तो हर एक लोगों का अलग अलग रिजल्ट निकला, जिसमें से सबसे पहले जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो है आदमी, जिसका नाम है, वो आदमी नहीं मतलब साइंटिस्ट, है ना। आदमी बोलना इज नॉट गुड, ही इज़ अ वेरी रेस्पेक्टेड आदमी, है ना। तो ही इज़ अ साइंटिस्ट जिसका नाम है जॉन डाल्टन, है ना। तो ही इज़ अ रेस्पेक्टेड आदमी हुज नेम इज जॉन डाल्टन। पता है जाओ। तो ही इज जॉन डाल्टन। अभी जॉन डाल्टन ने क्या किया कि डाल्टन के हिसाब से, डाल्टन ने है ना अपने रिसर्च के हिसाब से एक थ्योरी प्रपोज किया, है ना, प्रपोज किया इन फ्रंट ऑफ द पीपल, इन फ्रंट ऑफ द यूनियन ऑफ केमिस्ट्री, है ना। इसने एक थ्योरी को प्रपोज किया, ही है ना प्रपोज्ड अ थ्योरी, एंड द नेम ऑफ द थ्योरी वाज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो यहाँ से आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना डिस्कशन, दैट इज द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, यहाँ से हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं कि व्हाट इज द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, है ना। इसने अपने थ्योरी में क्या क्या बोला था, एंड उसके बाद फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि इसमें हमको क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। मैं पहले तुम लोग को डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बता देता हूँ कि इसने क्या बोला था। जैसे है ना कि तुम लोग ये बात हमेशा याद रखो, 8 तक तुम लोग क्या किए, वॉट एवर यू पीपल हैव डन इन टिल क्लास 8, तो from class 9 you people should be very serious in your studies, very serious in your studies, because if you people are opting for science in your classes 11 and 12, तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये 3 जो सब्जेक्ट है हमारे, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। कंप्यूटर के बारे में मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ, तो आई कांट से मच अबाउट कंप्यूटर बिकॉज 11-12 में मैंने कंप्यूटर पढ़ा नहीं है, बट फिर भी ऐसा लगता है दैट कंप्यूटर भी मीन्स ईच एंड एवरी सब्जेक्ट अपार्ट फ्रॉम योर साइंस एंड हिंदी एंड इंग्लिश, तो ईच एंड एवरी सब्जेक्ट 9 में और 10 में तुम लोग जो भी पढ़ते हो तो उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना, बिकॉज दीज थिंग्स विल बी इन योर 11 एंड 12 ऑल्सो। जो तुम 9-10 में पढ़ रहे हो वो तुमको 11-12 में भी दिखेगा। तो यहाँ से बेस बना के रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे तुम देखते होगे कि मीन्स एक्चुअली तुम लोग को नहीं पता, तुम लोग को मैं बताता हूँ। तुम लोग जब 10 में आओगे नेक्स्ट ईयर तो तुम लोग देखोगे कि बहुत कुछ जो कि तुम लोग 8 में पढ़े हो, स्पेशली इन साइंस, बहुत कुछ जो कि तुम लोग 8 में पढ़े हो इन साइंस, वो सब तुमको मिल रहा है 10 के साइंस में मिलेगा। तो यही है कि अगर हमारा लोअर क्लास का बेस बढ़िया रहता है तो हम लोगों को हायर क्लास में जाके उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, समझ गए। तो ये मैं बात बता रहा हूँ। तो 9 में अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये सब चीज़ को हम लोग फर्दर अपने हायर क्लासेस में भी पढ़ेंगे, लेकिन वी विल हैव अ वेरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, एंड यहाँ पे वो चीज़ नहीं है ना। जस्ट मैं बताने के लिए बताया कि तुम लोग सीरियस हो जाओ थोड़ा सा, है ना, पढ़ाई लिखाई को सीरियसली लेना है, इसलिए मैंने बताया, समझ गया ना, अच्छी बात है।
अभी व्हाट वाज द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, हम लोग को यहाँ पे सिर्फ पढ़ना है कि डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी था क्या, वो अपने थ्योरी में क्या क्या बोला। ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में दे देता है कि व्हाट वाज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, उसने अपने थ्योरी में क्या क्या बोला कि एक एटम क्या हो सकता है नहीं हो सकता है, उसको हम लोग को लर्न करना पड़ता है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या करना पड़ेगा, हम लोग को लर्न करना पड़ेगा। तो जहाँ भी तुम लोग नोट्स बना रहे हो, जहाँ पे मैं बोलूँगा थ्योरी को, तो तुम लोग तो लिखोगे ही, तो वहाँ पे तुम लोग एक इंपॉर्टेंट बात लिख लो कि इसको लर्न कर लो, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। समझ गए, अच्छी बात है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो सो द पॉस्टुलेट्स ऑफ द थ्योरी वेयर, अभी यहाँ पे पॉस्टुलेट्स मतलब क्या होता है, पॉस्टुलेट्स मतलब होता है थ्योरी के जो पॉस्टुलेट्स चाहिए, द पॉस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन वॉज फॉलोइंग, है ना। तो पॉस्टुलेट का मतलब इसको ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है, तो ये बोल दिया, जस्ट प्रूवन फैक्ट नहीं है। पॉस्टुलेट का मतलब हमको लगा, मैंने बोल दिया, ऐसा प्रूवन फैक्ट मेरे पास नहीं है। तो दिस इज व्हाट इज पॉस्टुलेट। तो पहला पॉस्टुलेट जो इसने कहा कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ very tiny particles, all the matter is made up of very tiny particle called atoms, first postulate। okay, ये सब तुम लोग बुक से लिख लेना, मैं जस्ट तुम लोग को समझा दे रहा हूँ, तुम लोग बुक से लिख लो, ठीक है। सेकेंड पॉस्टुलेट इज दैट कि इसने कहा था सेकेंड पॉस्टुलेट में कि एटम्स आर इनडिवाइजिबल पार्टिकल्स विच कैनॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। तो इसने कहा था कि एटम क्या है, ये एटम इज अ इनडिवाइजिबल पार्टिकल, जो कि बाद में हम लोग को ये पता चलेगा कि नहीं, दिस पॉइंट इज रॉन्ग, ये गलत बात है, एटम इनडिवाइजिबल होता है, एटम को फर्दर हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। समझ गया ना, एटम को ही तो डिवाइड करोगे तो उसके अंदर तुमको क्या मिलेगा, एटम के अंदर जब तुम जाओगे तो तुमको मिलेगा क्या, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। ये सबको नोट डाउन करते चलो, है ना। देखो मैं तुमको दिखा रहा हूँ, तुम बस जस्ट अपने समझने के लिए बना सकते हो कि एक्चुअली एक एटम कैसा दिखता है ना। सो दिस इज योर न्यूक्लियस, दिस इज योर ऑर्बिट, दिस इज व्हाट, दिस इज द न्यूक्लियस। अच्छा, इनसाइड द न्यूक्लियस देयर इज व्हाट, दिस इज प्लस चार्ज, दिस इज योर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस, है ना। तो इन द न्यूक्लियस तुम्हारे पास है क्या, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है। अभी ये जो है तुम्हारा गोल गोल, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स बोलते हैं, ऑर्बिट्स। इस ऑर्बिट्स, ये पाथ है, इस पाथ में घूमेगा, कौन घूमेगा, इलेक्ट्रॉन घूमेगा। तो ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। समझ गया ना। तो ये एक ऐसा एटम, हमारा नॉर्मली एक एटम ऐसा ही दिखता है, जिसमें एटम का जो सेंटर होता है वो होता है न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस के अंदर क्या है मिलेगा, न्यूक्लियस के अंदर तुमको मिलेगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और न्यूक्लियस के बाहर चारों तरफ ऑर्बिट में जो रोटेट कर रहा है वो है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा है। तो ये जो इसका पॉइंट था कि इनडिविजिबल है एटम, तो ये गलत पॉइंट है। एटम को डिवाइड करोगे तो तुमको 3 इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। ये भी जान लो तुम लोग कि इसको हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल भी बोलते हैं। मीन्स अगर तुम लोग लिखना चाहते हो इन नोट्स, तो तुम लिखो कि द एटम हैज 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड दे आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। समझ गए ना। तो एटम के अंदर भी रहते हैं पार्टिकल्स, तो ये बात गलत था। ओके, अब आते हैं हम लोग थर्ड पॉस्टुलेट में। कुछ भी समझ में नहीं आए, 10 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स बैक चले जाओ, फिर समझो, फिर भी नहीं समझ में आया मुझसे डायरेक्टली पूछा करो एकदम से, ठीक है। आ जाओ, नेक्स्ट इज द थर्ड पॉइंट। देख लो कि एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो एक कोई भी एलिमेंट पकड़ लेते हैं, एक एलिमेंट का एटम्स पकड़ लेते हैं। तो जैसा तुमको पता है कि एलिमेंट इज मेड अप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ एटम। तो एक जो एलिमेंट में जितना भी एटम्स होगा, पहला बात तो है कि सिमिलर होगा। तो सिमिलर कैसे होगा, ये सवाल उठता है। तो सिमिलर कैसे होगा, इट विल बी सिमिलर बाय मास एंड इट विल हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ये वो बोला था कि जो भी एटम्स होगा एक एलिमेंट में, तो उस एटम्स का क्या होगा, उसका मास सेम होगा सारे एटम्स का। एक एलिमेंट, जैसे हम लोग एक एग्जांपल पकड़ते हैं हाइड्रोजन एलिमेंट। तो हाइड्रोजन एलिमेंट जो हाइड्रोजन एटम से मिलके बना है, बहुत सारा हाइड्रोजन एटम से, तो हर एक हाइड्रोजन एटम का, ईच एंड एवरी हाइड्रोजन एटम विल हैव द सेम मास एंड दे विल हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टी। समझ गए, अंडरस्टूड। ओके, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इज द फोर्थ पॉइंट। क्या बोलता है, फोर्थ पॉस्टुलेट क्या था इसका, कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विल हैव
डिफरेंट मास एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी। ऑब्वियस सा बात है ना कि मान लो अगर हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन एलिमेंट को करते हैं, यहाँ पे हम लोग नाइट्रोजन एलिमेंट पकड़ते हैं, तो हाइड्रोजन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ व्हाट? हाइड्रोजन एटम्स, एंड दिस इज मेड अप ऑफ व्हाट? नाइट्रोजन एटम्स। तो नाइट्रोजन एलिमेंट नाइट्रोजन एटम से मिलकर बना है, हाइड्रोजन एलिमेंट हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना है। तो ऑब्वियस सा बात है कि हाइड्रोजन एटम का जो प्रॉपर्टी होगा, हाइड्रोजन एटम का जो मास होगा, वो ऑब्वियसली डिफरेंट होगा नाइट्रोजन एटम्स के मास से और उसके प्रॉपर्टी से। तो ये बात वो अपने फोर्थ पॉस्टुलेट में बोला, अच्छी बात है। नेक्स्ट इन द फिफ्थ पॉस्टुलेट वो क्या बोला, देखो कि एटॉम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। सो जब भी कंपाउंड बनता है हम लोग, इसीलिए हमने लास्ट क्लास में मैंने तुमको एलिमेंट, कंपाउंड, प्योर सब्सटेंसेस, होमोजेनियस, हेट्रोजेनियस मिक्सचर सब कुछ बताया था। यही रीजन था, क्योंकि उससे रिवाइज हो गया होगा अब तुम लोग को, और तुम लोग अब समझ सकते हो कि जब भी एक कंपाउंड फॉर्मेशन होता है, वेदर इट्स CO2, इट्स H2O, इट्स CO, इट्स NO3, है ना, इट्स HNO3 विच इज नोन एज द नाइट्रिक एसिड, H2SO4 sulfuric acid, HCl hydrochloric acid, NH3 which is known as the ammonia, है ना, NH3 ऐसा होता है। which is your ammonia। तो ये सारे के सारे कंपाउंड्स हैं। तो कंपाउंड्स का क्या होता है, कंपाउंड्स हमेशा सिंपल रेशियो में मिलता है। तुमको कभी भी ऐसा कंपाउंड देखने को मिलेगा क्या, बताओ तो? जैसे कैल्शियम 0.92, ऑक्सीजन 0.73, ऐसा कोई रेशियो दिखेगा पॉइंट में? कैल्शियम 0.92, ऑक्सीजन 0.73 का भी नहीं। तुमको क्या दिखता है? CaO1O1, है ना, Fe2O3, ये दिखता है ना, कि ये दिखता है तुमको Fe 0.99, O 1.75, ऐसा कुछ दिखता है? नहीं दिखेगा। तो जब भी कंपाउंड्स फॉर्मेशन होगा, एलिमेंट्स कंबाइन होगा, तो दैट विल कंबाइन इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो। मीन सिंपल रेशियो में होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइक दिस, नॉट इन फ्रैक्शन, नॉट इन डेसिमल। अंडरस्टूड? अच्छी बात, ठीक है। तो ये 5 पॉस्टुलेट्स है, ठीक है। दीज आर द 5 पॉस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जो कि तुम लोग को लर्न कर लेना पड़ेगा। मैंने समझा दिया, अब इसको तुम लोग कॉपी में लिख लोगे, और जो भी मैंने समझाया है थ्रू एग्जाम्पल, उसको तुम चाहो तो बना सकते हो। इस एटम के स्ट्रक्चर को बना सकते हो, सब एटॉमिक पार्टिकल्स को लिख सकते हो, एंड इस तरीके से अपना नोट्स तुम लोग बना सकते हो। समझ गए? तो ये हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी खत्म किया, अच्छी बात। अब हम लोग आते हैं कि ये जो एटम होता है ये क्या होता है ना। तो एटम्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग अब जान लेते हैं, है ना। चलो अभी देखो, द क्वेश्चन इज कि हमारा ये हमने देख लिया, इस तरीके से हमको कभी नहीं दिखता है, ये मेरा पॉस्टुलेट था, अच्छी बात। अब सवाल ये है कि जो एटम है हमारा, है ना, तो तुमको पता नहीं होगा एक्चुअली एटम कितना बड़ा होता है, कितना छोटा होता है। मैं जस्ट तुमको एक जनरल आइडिया देना चाहता हूँ। दिस विल नॉट कम इन योर एग्जाम कभी भी नहीं, बट यू शुड नो कि एक एटम कितना बड़ा होता है, एंड एक एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो कितना बड़ा होता है साइज के कंपैरिजन में अगर हम लोग करते हैं। तो तुमको मैं बताऊंगा कि तुम लोग 1 सेंटीमीटर जानते हो कि कितना बड़ा होता है ना। तुम लोग कितना जानते हो? 1 सेंटीमीटर। तुम लोग को पता है ना 1 सेंटीमीटर कितना बड़ा होता है? ओके। अब 1 सेंटीमीटर को अगर तुम है ना 100 करोड़ मीन्स 10 का पावर 9, 1 के बाद 9 zeros, इतना बड़ा नंबर से अगर तुम 1 सेंटीमीटर को डिवाइड करो, जो कि तुम्हारे इमेजिन के भी बाहर चला जाएगा, तो यहाँ से जो वैल्यू आता है ना 0.00000000000
1 सेंटीमीटर, तो उतना छोटा एक एटम होता है। सोच लो मतलब कितना छोटा होता है ना। उस एटम के बारे में हम लोग जान रहे हैं, समझ रहे हो ना कहाँ चले गए हैं हम लोग। अभी 9, 10, 11, 12 बहुत क्रूशियल, इसीलिए बार बार बोलते हैं। तो इतना छोटा एक एटम होता है, इतना छोटा होता है। सोचो इतना छोटा, कितना छोटा हो सकता है। तुम लोग कैलकुलेशन करने बैठोगे तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग को 10 मिनट तो कैलकुलेशन करने में ही लग जाएगा। मतलब तुम लोग से होगा भी नहीं सही से, मुझे पता है ये बात। तुम लोग कितने पानी में हो मीन्स व्हाट इज योर लेवल आई नो, है ना। तो दैट इज वाई। एंड हो सकता है तुम लोग निकाल भी सकते हो, ऐसा बात नहीं। स्मार्टली करना चाहो तो कर लोगे, जो भी है। तो दिस इज व्हाट इज द साइज ऑफ द एटम। जान के हैरानी होगा तुम लोग को, यू पीपल विल बी सरप्राइज्ड इफ आई टेल यू कि एटम तो इतना छोटा होता है। चलो ठीक है, अभी मैंने जब एटम का स्ट्रक्चर तुम्हें बनवाया तो तुम देख रहे हो ना, एक न्यूक्लियस है एटम का, वो कितना बड़ा होता होगा सर, क्या आपको पता है? या फिर क्या आप हम लोग को बता सकते हैं कि वो कितना बड़ा होता होगा? तो मैं बोलूंगा कि हाँ, मैं जरूर बता सकता हूँ। तुम लोग इमेजिन करो कि एक क्रिकेट स्टेडियम है, तो जितना बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है वो मेरा एटॉम है। एटम का साइज इतना छोटा है, ये तो ठीक है, लेकिन हम जैसे एक कंपैरिजन बता रहे हैं कि जो इतना बड़ा एटम, हम जो ये एटम का साइज बताए हैं, ये एटम का साइज को मान लो कि द स्टेडियम, ये जो पूरा इतना बड़ा स्टेडियम है, दैट इज एटम का साइज। एंड पूरे बड़े स्टेडियम में एक छोटा सा क्रिकेट का बॉल, इतना छोटा, कोई कंपैरिजन है दोनों का? तो दैट क्रिकेट का बॉल इज द न्यूक्लियस का साइज ऑफ द एटम। दैट क्रिकेट बॉल इज द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। सोच लो इतने बड़े स्टेडियम है, उसमें एक छोटा सा क्रिकेट का बॉल, जो रिलेशन है दोनों के बीच में, जितना डिफरेंस है दोनों के बीच में, लगभग उतना ही डिफरेंस होता है साइज में। किसके किसके? न्यूक्लियस में और एक एटम में। तो सोच लो एक एटम का न्यूक्लियस कितना छोटा होता है, खुद एटम इतना छोटा है, उससे कितना छोटा होता है ना। कितना 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 छोटा होता है। तुम 10 के पावर -25, 30 में चले जाओगे तब जाके, मतलब तुम इस एटम के साइज को 10 का पावर 30 से 30 या फिर 25 से डिवाइड करोगे तब जाके न्यूक्लियस का साइज मिलेगा। मतलब एकदम से, मतलब तुम्हारे इमेजिनेशन के बाहर वाला चीज़ बता दी हम एकदम। बट यू शुड नो, तुमको एक विजुअलाइजेशन होना चाहिए, तुमको एक थोड़ा सा फैक्ट पता रहना चाहिए कि एक्चुअली में कैसा होता है ये एटम, है ना, जो भी है। अभी नेक्स्ट हम लोग को ये देखना है कि उस समय में जब हम लोग को एटम पता था, कुछ एलिमेंट्स वेर नोन, सम एलिमेंट्स वेर नोन एट दैट टाइम, कुछ एलिमेंट्स का डिस्कवरी हो चुका था। जैसे कि अगर हम लोग हाइड्रोजन का बात करें, फास्फोरस का बात करें, कॉपर का बात करें, गोल्ड का बात करें, प्लैटिनम का बात करें, मरकरी का बात करें, सिल्वर का बात करें, है ना, कार्बन का बात करें, आयरन का बात करें, ऑक्सीजन का बात करें, सल्फर का बात करें, तो ये सब कुछ कुछ एलिमेंट्स थे जो कि उस टाइम पे डिस्कवर हो चुके थे, है ना। उस टाइम पे डिस्कवर हो चुके थे, बहुत पहले का बात है ये, बहुत ही पहले का बात है। मीन्स अराउंड योर 1800 के आसपास का बात है ये। तो उस समय जब इन लोगों के एलिमेंट्स जब डिस्कवर होने लगे, ये सब एलिमेंट्स, तो इन एलिमेंट्स को क्या किया गया, इन एलिमेंट्स को जो है वो सिंबलाइज किया गया कि चलो इन एलिमेंट्स को हम सिंपल बना देते हैं, सिंबल बना दें। कि एक सिंबल बना देंगे ऐसे तो समझ में आ जाएगा कि जैसे वो है, जैसे मानो कि इस तरीके का सिंबल बनाते हैं हम, दिखाते हैं तुमको कुछ सिंबल, बाकी तो बुक में होगा ही तुम्हारे। तो अगर ये सिंबल ऐसे गोल के बीच में ये ऐसा बना दिए, मतलब ये क्या है, हाइड्रोजन है। इस तरीके से सिंबॉलिकली जो है ना, इसको अरेंज करना शुरू किया गया, है ना। देखो जैसे फास्फोरस अगर हम बनाते हैं तो ये ऐसे अगर हम बना देते हैं तो इसका मतलब क्या है, ये फास्फोरस है। अब इस तरीके से ना, इस तरीके से हम लोग जो है वो 12, 13, 15 एलिमेंट्स को सिंबलाइज किए कि सबका सिंबल बना दिया। अब प्रॉब्लम अराइजेस दैट कि वी हैव स्टार्टेड डूइंग रिसर्च, हम लोगों ने रिसर्च करना शुरू किया, हम लोगों को एलिमेंट्स मिलते ही चले गए, है ना। हम लोगों को तकरीबन 40, 40, 45, 60 एलिमेंट्स मिल गए। एंड एट दैट टाइम अ प्रॉब्लम अराइजेस, कि प्रॉब्लम ये उठा कि हम लोग हर एक एलिमेंट का अलग 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 सिंबल कैसे बनाए, मतलब इतना ड्राइंग कैसे करा जाए कि सबका अलग हो जाए। फिर उसके बाद ये भी प्रॉब्लम था कि अगर सबका सिंबल इतना ड्राइंग से किया जाएगा तो आदमी लोग को याद कैसे होगा। 50, 60, 70, 80 एलिमेंट्स होंगे, उसके अलग अलग सिंबल्स होंगे, तो उस ड्राइंग को याद करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट ना। तो दैट विल बी वेरी मच टफ, डिफिकल्ट फॉर द साइंटिस्ट। तो इसका जो है वो ना, इसका सोल्यूशन निकालना है, क्या होगा क्या होगा। तो ये दिमाग लगा रहा था साइंटिस्ट लोग, लगा रहा था। तो लगाते लगाते इन लोगों ने कहा कि भाई एक काम करते हैं, आ जाओ हम लोग इसका नोमेनक्लेचर
कर लेते हैं, ड्राइंग वगैरह छोड़ो, है ना, लीव द ड्राइंग। हम लोग क्या करते हैं कि जो भी एलिमेंट का जो भी नाम है उस नाम के हिसाब से उसका हम लोग सिंबल बना देते हैं। जैसे जिसका नाम है कैल्शियम, उसको हम लोग लिख देते हैं Ca, जिसका नाम है कार्बन उसको लिख देते हैं C। इस तरीके से नाम होने शुरू हो गए। उसमें भी कुछ चेंजेस आए, जैसे कि हम तुमको फॉर एग्जांपल बताते हैं कि जब इन लोग नोमेनक्लेचर करना शुरू किया तो इन लोग एक ही क्राइटेरिया रखा कि जिस एलिमेंट का जो नाम है द फर्स्ट लेटर विल बी इट्स सिंबल। जैसे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का लिख दिया H, ऑक्सीजन का लिख दिया O, कार्बन का लिख दिया C। अब कार्बन के बाद एक और एलिमेंट आया जिसका नाम था कैल्शियम। अब ये लोग बोला कैल्शियम का भी C लिख दें, तो ये लोग बोला जा, तब समझ कैसे आएगा, हाउ वी कैन फाइंड द डिफरेंस कि कार्बन का भी C लिख रहा है और कैल्शियम का भी C लिख रहा है, तो डिफरेंस कैसे समझ आएगा, नहीं आएगा। इसलिए तुम लोग देखना कि कार्बन का C होता है लेकिन कैल्शियम का क्या होता है, Ca होता है। तो जो बाद में आया तो उसको बोला गया कि ठीक है, जो बाद में आ रहा ना उसका तुम फर्स्ट लेटर नहीं लो, फर्स्ट 2 लेटर्स ले लो, उसका तुम क्या ले लो, फर्स्ट 2 लेटर्स ले लो, तब तो समझ आएगा, है ना। उसी तरीके से ऑक्सीजन बोल के एक एलिमेंट है, एक और एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल में, मैं तुमको जस्ट बता दे रहा हूँ, ऑस्मियम बोल के, ऑस्मियम उसका होता है OS। क्योंकि अगर ऑस्मियम को हम सिर्फ O लिख देंगे तो ये और इस O में एंड इस O में क्या डिफरेंस है, नो डिफरेंस। तो दैट इज वाई हम लोग बोले कि ओके ठीक है, तो अगर O मेरा आ चुका है तो अगले वाले एलिमेंट में हम लोग पहला 2 नाम पकड़ लेंगे उसका। जैसे कि हम तुमको एक और एग्जांपल बताएं अगर, है ना, लाइक बोरोन एंड बेरिलियम, देख लो बोरोन एंड बेरिलियम। तो बोरोन इज B बट बेरिलियम इज Be। बोरोन इज B बट बेरिलियम इज Be, क्योंकि बोरोन पहले आ गया तो उसको B दे दिए, फिर देखे कि अरे ये तो फिर से एक बेरिलियम बोल के एक एलिमेंट आ गया, तो बोले इसको तो सिर्फ B नहीं देंगे, सिर्फ B देंगे तो बोरोन और बेरिलियम का तो सिंबल सेम हो जाएगा, तो उसको हम लोग Be कर दिए, अंडरस्टूड। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसका एलिमेंट्स का नोमेनक्लेचर मींस सिंबल बनाना शुरू किया। जैसे हम सिंबल्स लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, सिंबल्स लिख रहे हैं। अभी कुछ एलिमेंट को तुम देखना, मैं ये भी बता देता हूं तुम लोगों की, यू विल सी सम एलिमेंट्स जिसका सिंबल उसके नाम से एकदम अलग है, एकदम अलग। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम, नाम है सोडियम और सिंबल है Na, कोई भी एंगल से इसके नाम से इसका सिंबल मैच नहीं करता, तो ये क्यों हुआ। जैसे हम एक और एग्जांपल देते हैं, आयरन, Fe, गोल्ड, Au, सिल्वर, Ag, है ना, उसके बाद सोडियम, पोटेशियम, के, है ना। तो इस तरीके के कुछ जो एलिमेंट्स हैं, जैसे मरकरी, Hg, देन योर मरकरी के बाद कौन सा होता है तुम्हारा, एक लेड, Pb। तो ये सब कुछ एलिमेंट्स देखो जिन लोगों के नाम के साथ सिंबल्स का कोई दूर दूर तक रिलेशन ही नहीं लग रहा है। भाई कहाँ से उठा के लाए इसको, लिखा है सिल्वर और सिंबल है Ag, कैसे हो गया ये। लिखा है पोटाशियम, सिंबल है K, लिखा है लेड, सिंबल है Pb, हाउ इज दिस पॉसिबल। तो ऐसा इसको भी मैं बता देता हूँ कि कुछ एलिमेंट्स को हम लोगों ने, साइंटिस्ट लोगों ने ये डिसाइड किया था, साइंटिस्ट डिसाइडेड कि सम एलिमेंट्स जिसका पहले से लैटिन नेम्स था, कौन सा नेम था, लैटिन नेम, तो उसके नेम्स को जब हम लोग सिंबल उसका बनाएंगे तो उसका सिंबल हम लोग उसके नॉर्मल नेम से नहीं उसके लैटिन नेम से कर देंगे। अब तुम बोलोगे कि ओ माय गॉड, इसका मतलब है कि इन लोग का पहले से कुछ लैटिन नेम भी था कुछ एलिमेंट्स का, तो हम बोलेंगे कि हाँ कुछ एलिमेंट्स का लैटिन नेम था पहले से, एंड इसीलिए जब उसका एलिमेंट हम लोग सिंबल बना रहे थे तो साइंटिस्ट लोग बोला कि इसका जो सिंबल होगा वो इसके न्यू नेम पे नहीं होगा, इसके ओल्ड नेम पे ही बनेगा इसका सिंबल। अब हम तुमको इन लोग का ओल्ड नेम बता देते हैं थोड़ा।
तो Na का जो ओल्ड नेम है वो है नाट्रियम। अब हम जब इन लोगों का पुराना नाम बताएंगे तब तुम रिलेट कर पाओगे कि हाँ सर, हाँ सही तो है, सही तो है। नाट्रियम, कैलियम, आर्जेंटम, ऑरम, फेरम, प्लूटोनियम। समझ गए? इस तरीके से इन लोग का लैटिन नेम था। इसके लैटिन नेम पे ही देखो, Na, नाट्रियम से Na, फेरम से Fe, ऑरम से Au, प्लूबोनियम से Pb, आर्जेंटम से Ag, कैलियम से K एंड, समझ गए? इस तरीके से जो है वो इन लोग का सिंबल्स रखा गया था। समझ गए ना? ये है कहानी। एंड दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कहानी, बिकॉज यू शुड नो द सिंबल्स। तुम्हारे बुक में सिंबल का एक पूरा चार्ट दिया हुआ है जिसको तुमको लर्न कर लेना चाहिए, है ना? उसको तुम लोग को लर्न कर लेना चाहिए, ठीक है? ओके ओके, चलो। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग आज सीख गए हैं। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, चलो, टिल देन बाय एंड पढ़ते रहो, सेफ रहो, चलो।